प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि TYBA हिंदी का जो नया कोर्स है वह अभी तक आया नहीं है, किंतु कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें अधिकतर परिवर्तन नहीं होता। उसी आधार पर आज आपका प्रश्न पत्र नंबर 15 जो है उसमें से एक टॉपिक प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और हमारे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं और जिसका वर्गीकरण भाषा शास्त्रियों ने अलग अलग रूप से किया, लेकिन इसमें मूल रूप से जो विश्व की जो भाषाएं हैं उसे दो वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। एक है केंतुम वर्ग और दूसरा जो है वो है सतम वर्ग। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। वैसे आप लोग जब MA में जाएंगे पढ़ेंगे तो उस समय पर इस विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी मैं थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो ये दो जो वर्ग हैं केंतुम और सतम, इसमें विश्व की सभी भाषाएं बांटी गई हैं। और इसके अंतर्गत जो सतम वर्ग है उसमें एक परिवार है जिसका नाम है भारोपीय परिवार। और ये जो भारोपीय परिवार है इसके अंतर्गत हमारे देश की जो भाषा है आर्य भाषा है वह सम्मिलित की गई है। तो ये जो सतम वर्ग है इसकी ये जो सतम वर्ग जो है ये बहुत ही प्राचीन समृद्ध भाषा परिवार है। और इस भाषा वर्ग के अंतर्गत ईरान और भारत यानी कि हमारे देश की जो भाषाएं हैं वह आती है। हमारे देश के लोग और ईरान के लोग स्वयं को आर्य कहकर संबोधित करते कहते। और इसी कारण ये जो वर्ग है इस वर्ग की भाषा को हिंद ईरानी वर्ग भी कहा जाता है या भारत ईरानी नाम से भी जाना जाता है, अथवा जो बहुत प्रचलित है वह आर्य भाषा के नाम से भी जाना। तो ये जो भारोपीय परिवार है इसकी ये आर्य शाखा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य शाखा यानी हमारे देश की जो भाषाएं हैं और अनार्य भाषाओं को छोड़कर, अनार्य का मतलब दक्षिण की जो 4 भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये अनार्य भाषा है। इनके सिवा जो बाकी जो भाषा है अंग्रेजी को छोड़कर वह अंग्रेजी और उर्दू उसे वह आर्य भाषा है। तो ये आर्य भाषा जो परिवार है इसका प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य शुद्ध अर्थों में अगर कहें तो इसी भाषा में मिलता है। और ऋग्वेद का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ऋग्वेद ये बहुत ही पुराना साहित्य है जो हमारे देश का है
और संसार की किसी भी भाषा में इतना पुराना साहित्य नहीं मिलता। ये संस्कृत में, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, उसके अंतर्गत लिखा गया है। तो ये जो ऋग्वेद है, इसकी जो ऋचाएँ हैं, उसके बारे में कहते हैं कि वह ईस्वी सन पूर्व 2000 के आसपास लिखी जा चुकी थी। ईस्वी सन पूर्व, इसका मतलब कि ईस्वी सन 1 जब शुरू हुआ उसके पहले 2000 वर्ष। आज ईस्वी सन 2020 है, तो ईस्वी सन 1 के पहले 2000 साल, यानी कि 4020 साल अगर गिनती करें आज के संदर्भ में, तो 4020 साल हुए हैं। यानी कि आज से 4020 साल पहले ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं वह लिखी जा चुकी थी। आप कल्पना कीजिए कि कितना पुराना है। आर्य भाषा के साथ साथ मैंने जो बात की वो ईरानी, जिसे फारसी भी कहते हैं। तो पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, वह भी लगभग इसी समय ऋग्वेद के थोड़े पीछे कुछ समय बाद लिखा गया था। तो ऋग्वेद और जैन अवेस्ता ये लगभग समान समय में लिखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त भी शाखा की जो भाषा है और उनका जो साहित्य है, अगर उसकी हम बाद में बात करेंगे तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सप्तम वर्ग है, उसमें बहुरूपीय परिवार, जिसके अंतर्गत ये हमारी आर्य भाषा है। लेकिन ये बहुरूपीय परिवार में मुख्य रूप से 3 प्रमुख भाषाएं हैं। एक तो जैसा कि मैंने कहा ईरानी है, दूसरी जो भाषा है वो दरत, आज का जो कश्मीर है या कश्मीर के उस समय का जो कश्मीर था, वहाँ पर ये बोली जाती थी। और तीसरी जो है वह भारतीय आर्य भाषा है। तो सबसे पहले मैं जो ईरानी भाषा है उसकी कुछ बात मैं आपको समझाऊँ कि ईरानी जो है वो ईरान देश की भाषा है, और ईरान का दूसरा नाम था फारस, और इसीलिए ईरानी को फारसी नाम से भी जाना जाता है। और ईरानी भाषा जो है वह संस्कृत से बहुत मिलती जुलती भाषा है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत और ईरानी, प्राचीन ईरानी, इन दोनों का जो विकास है इसमें लगभग समान समय पर हुआ था। तो ये जो ईरानी भाषा है, इसे पढ़ने की सुविधा के लिए इसके विकास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक युग के रूप में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले प्राचीन फारसी की अगर हम बात करें तो ये ईरान के दक्षिण पश्चिम प्रदेश की भाषा थी, और इस प्रदेश का पुराना नाम पारस था, पारस था। और इसीलिए कुछ लोग ये जो पुरानी फारसी जो है इसे पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता से निकली हुई भी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ईरानी की 2 शाखाएं प्राचीन काल से मिलती हैं, जिसमें प्राचीन फारसी है एक तो, और दूसरी है अवेस्ता। ये ईरानी भाषा की 2 शाखाएं। और प्राचीन फारसी जो है
ये अवेस्ता के कुछ ही बाद की है। और वहाँ के जो राजा थे, डेरियस प्रथम, उन राजाओं को एकेमेनियम राजा भी कहते थे। उन्होंने उस समय कुछ अभिलेख, शिलालेख जो है ये खुदवाए थे, और उन शिलालेखों में इसका जो रूप है वो सुरक्षित है आज भी। और ये प्राचीन फारसी जो है ये बहुत बातों में पारसियों के जो पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, और उसकी जो भाषा है उससे बहुत मिलती जुलती है। प्राचीन फारसी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला जैसे कि हमारे हिंदी में क ख ग आ आदि जो है स्वर और व्यंजन, तो फारसी की जो वर्णमाला है प्राचीन फारसी की, वह अवेस्ता की अपेक्षा अधिक सरल है। और इस दृष्टि से ये प्राचीन फारसी भाषा जो है वह संस्कृत के बहुत निकट है। अवेस्ता में ज के स्थान पर, ज के स्थान पर प्राचीन फारसी में द हो जाता है, ज के स्थान पर द। और संस्कृत में ये ज और द के स्थान पर जो फारसी में है ह मिलता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अवेस्ता में अजेम शब्द है, अजेम, तो वह प्राचीन फारसी में हो गया है अदम। अजेम अवस्था का, ये प्राचीन फारसी में हो गया है अदम। और ये संस्कृत में मिलता है अहम के रूप में, अहम शब्द जो है उस रूप में ये मिलता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये जो है वो फारसी के निकट या दोनों में, फारसी और संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें इसी प्रकार की जो समानता है वो हमें दिखाई देती है। मध्यकालीन फारसी या जिसे पहलवी भी कहते हैं, वह प्राचीन फारसी का ही विकसित रूप। और इस भाषा का जो विकास है ये तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक हुआ। और इसका प्राचीनतम रूप जो है वो तीसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व, यानी ईस्वी सन 1 से पहले लगभग 300 साल के समय के कुछ सिक्के जो हैं वो मिलते हैं। अब पहलवी या मध्यकालीन फारसी के दो रूप हैं। इसका एक रूप है, उसका नाम है हुजवारेस, जिसमें सेमेटिक परिवार के शब्दों की अधिकता है। और ये मध्यकालीन फारसी का जो दूसरा रूप है उसे पारसी या पाजंद कहते हैं। इसका ईरान के जो पर्वतीय पूर्वीय प्रदेश जो थे उसमें था। और मध्यकालीन फारसी जो भाषा है वह हमारे देश की प्राकृत और अपभ्रंश मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं उससे मिलती जुलती है, समानता की दृष्टि से। पहलवी के अतिरिक्त भी कुछ अन्य भाषाएं ये मध्य ईरानी के अंतर्गत थी, जिनमें एक शक नामक भाषा का उल्लेख होता है, शक भाषा। और इसमें अनेक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हुआ। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाली जो भाषा है उसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना हुई है, जबकि शक जो भाषा है उसमें बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। ये लगभग समानांतर समय था।
तो प्राचीन और मध्यकालीन फारसी की मैंने बात की। अब आधुनिक फारसी, ये ईरान की राष्ट्रभाषा है। जिस प्रकार हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी राजभाषा भी है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों अलग रूप हैं। तो ईरान की राष्ट्रभाषा ये आधुनिक फारसी है और ये बहुत ही विकासशील भाषा है और साहित्य की दृष्टि से भी ये बहुत समृद्ध है। ये जो आधुनिक फारसी भाषा, इसमें अरबी शब्दों की प्रधानता है, यानी अरबी शब्द थे, कारण कि अरबी भाषा का ईरानी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ये आधुनिक फारसी भाषा जो है उसकी जो लिपि है वो अरबी है और इस भाषा में महाकवि फिरदौसी, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, महाकवि फिरदौसी रचित राष्ट्रीय महाकाव्य जिसका नाम है शाहनामा, ये प्राप्त होता है। तो ये शाहनामा जो है ये आधुनिक फारसी में लिखा गया महाकाव्य, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी महत्व। अर्वाचीन फारसी जो है ये मध्यकालीन फारसी की दृष्टि से देखें तो अधिक सरल और मधुर भी है। अर्वाचीन फारसी की बहुत सारी प्रादेशिक बोलियां हैं और ये बोलियां हमारे देश से लेकर कैस्पियन सागर तक फैले हैं, यानी कि बहुत बड़ा विस्तार है। ये जो बोलियां हैं उनमें कुर्दी, बलूचिस्तान की बलची और अफगानिस्तान की पश्तो जो बोलियां हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अभी जो मैंने बात कही ये फारसी भाषा की या ईरानी की, जो जिसके 3 रूप मुख्य रूप से हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बारोपीय परिवार की जो दूसरी भाषा जो है उसे दर्द या दद्रो या पैसाची नाम से पुकारा जाता है। दर्द, दर्द नहीं, दर्द अथवा दद्रो अथवा पैसाच। ये दर्द शब्द जो है इसका संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत। संस्कृत साहित्य में कश्मीर के पास यानी आसपास के जो देश थे उस समय पर उसे दर्द कहा जाता, और ये उस समय की दर्द भाषा जो है वह उत्तर पश्चिमी पंजाब और पामेर क्षेत्र के बीच में ये बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इस दर्द को पिशाची या पैसाची भाषा भी कहा, यानी इसलिए इसे दर्द या दद्रू या पैसाची कहते हैं। ये जो भाषा है इसमें भारतीय आर्य और ईरानी जो भाषाएं हैं उसकी विशेषताएं मिलते हैं। और दर्द वर्ग के अंतर्गत एक भाषा है जिसका नाम है खोवार, खोवार, और इसका क्षेत्र दर्दिस्तान और ईरान के बीच। इसकी कई बोलियां हैं जिसमें चित्राली नाम की जो बोली है वह बहुत प्रमुख बोली है। ये चित्राली के पश्चिम में काफिर वर्ग की बोलियां हैं। गिलगिट की जो घाटियां हैं उसमें सीना नाम की बोली जो है वो बोली जाती है।
यह भी दर्द की मुख्य भाषा है। और सीना जो है इसके अंतर्गत भी दूसरी कई बोलियां समाविष्ट है। कश्मीर की जो कश्मीरी भाषा है और उसे दर्द वर्ग के अंदर या दर्द भाषा के अंतर्गत रखा गया है, जिसका विकास पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। कश्मीरी या कश्मीरी जो है उसकी कई बोलियां हैं, लेकिन इसकी जो अंतिम भाषा जो मिलती है उसका नाम है कोहिस्तानी। कोहिस्तानी। तो ये भारोपीय वर्ग की दूसरी प्रमुख भाषा दरत। इसकी तीसरी जो भाषाएं हैं जिसे हम भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि भारत में जो आर्य आए थे वह कई दलों में आए। दल यानी समूह। सप्त सिंधु का प्रदेश आज का पंजाब जो है वहीं पर ये आए थे। डॉक्टर ग्रियर्सन जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अपने पुस्तकों में दी है, तो उनका कहना है कि भारत में आर्य जो है वो कम से कम 2 बार तो अवश्य आए। कम से कम 2 बार। अधिक बार भी आए थे ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका वैसे दूसरे जो विद्वान हैं वह डॉक्टर ग्रियर्सन की इस बात से सहमत नहीं है, किंतु अधिकतर जो विद्वान हैं वह इस बात से सहमत हैं कि आर्य ईस्वी सन पूर्व 1500 के आसपास, ईस्वी सन पूर्व 1500 यानी आज से अगर हम गिनती करें तो 3720 साल पहले ये आर्य जो है ये हमारे देश में आ चुके थे। हमारे देश में आर्य आए, उनके पहले जो अनार्य है, जो आर्य नहीं थे वो अनार्य अथवा जिसे हम द्रविड़ कहते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे देश में आर्य भाषाएं भी हैं और अनार्य भाषाएं, जो द्रविड़ परिवार की भाषा। तो ये जो अनार्य है वह हमारे देश में आर्य आए उसके पहले बस चुके थे। जब आर्य आए तो उन्होंने अनार्यों के साथ युद्ध किया। ये अनार्य सप्त सिंधु के प्रदेश में रहते थे, तो उस पर आर्यों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर वहां से वो धीरे धीरे पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ते गए और उसके बाद मध्य देश, काशी, कौशल, मगध, विदेह, बंगाल, असम का कामरूप, कामाख्या जहाँ का मंदिर बहुत प्रख्यात है, वहां पर भी अनार्य थे। तो आर्य इन सभी जगहों पर फैलते गए और उन्होंने अनार्यों को पराजित कर इन सभी जगहों पर अपना राज स्थापित कर दिया। उसके बाद ये दक्षिण की ओर बढ़े। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जब भारत आया था
तो उस समय पर ये आर्यों की जो संस्कृति है वह दक्षिण भारत में फैल चुकी थी। इसका मतलब कि आर्य दक्षिण की ओर बढ़ चुके थे। आर्य जब हमारे यहाँ आए तो वे अपने साथ एक सुविकसित भाषा तो लाए ही थे, साथ में यज्ञ परायण संस्कृति भी लाए थे। परिणाम इनका जब हमारे देश के अधिकतर विस्तारों पर साम्राज्य स्थापित हो गया तो राजनीतिक विजय के साथ साथ इनकी भाषा और इनकी संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होने लगा, जिससे प्रसार होने लगा। अब फिर भी ये जो आर्य हैं उस समय जो अनार्य थे ये उन अनार्यों के प्रभाव से एकदम बच नहीं पाए। कहने का मतलब कि आर्य जो थे उन पर अनार्यों का भी प्रभाव पड़ा, और यही कारण है कि आर्यों की जो भाषा है, संस्कृति, धार्मिक विचार जो है उस पर अनार्य जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्य ने जब भारत में अपने पैर प्रसारने चाहे तो वह उनके लिए इतना सरल नहीं रहा, कारण कि यहाँ पर अनार्य थे और उन्होंने भी आर्यों का विरोध अवश्य किया। तो आर्यों को अनेक प्राकृतिक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें न जाने कितनी शताब्दियां बह गई थी। फिर भी उनकी जो भाषा थी वह स्थिर नहीं रही थी और उसमें परिवर्तन होता रहा। तो ये भारोपीय वर्ग में जो ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसका थोड़ा सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है। अब भारतीय आर्य भाषा जो टॉपिक आपके कोर्स में है उसकी बात मैं करूँगा, यानी कि अब हम कोर्स के टॉपिक पर, ये एक पूर्व भूमिका, कारण कि मैं सीधे बात कर लेता कि ये भारतीय आर्य भाषाएं हैं तो आपके समझ में नहीं आती कि कैसे ये विकसित हुआ है, ये जानना जरूरी था। तो भारतीय आर्य भाषा जो है, जैसा कि शुरुआत में कहा कि भारोपीय भाषा परिवार के सतम वर्ग की ये सबसे प्राचीन, समृद्ध और विकासशील भाषा है, और जिसे हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और इसका जो इतिहास है ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर आज तक फैला। ईस्वी सन पूर्व 1500 यानी आज से 3720 साल गिनती करें तो 3720 साल हुए हैं, इतने साल पहले ये जो भाषाएं हैं वो अस्तित्व में आई थी। भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है इससे विद्वानों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है वह 3 वर्गों में विभक्त की, 3 वर्ग।
जो पहला वर्ग है जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को रखा गया है, और इसका जो समय है वह ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 तक का समय है, यानी 1000 सालों का। ईस्वी सन पूर्व 500 का मतलब ईस्वी सन 1 से पहले 500 से वहां से लेकर ईस्वी सन पूर्व 1500 यानी कि 1000 सालों का साल का समय है। अब दूसरा जो वर्ग है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसका जो समय है ईस्वी सन पूर्व 500 यानी ईस्वी सन 1 से पहले 500 साल, तो वहां से लेकर ईस्वी सन 1000 तक, यानी ईस्वी सन 1 से लेकर बाद में अभी जो हम 2020 तक आए हैं, तो ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक का समय, यानी 1500 साल का जो समय है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा जो वर्ग है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है इसकी जो समय सीमा है वह ईस्वी सन 1000 से आज तक, यानी 1020 साल का ये जो समय सीमा जो है 1000 से लेकर आज तक अगर हम गिनती करें तो इस प्रकार ये 3 वर्ग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन 3 वर्गों में जो भारतीय आर्य भाषाएं जो है उसे विभाजित किया गया है। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसकी बात कर रहे हैं अभी। इस भाषा का समय जैसा कि मैंने अभी कहा कि ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 तक माना गया है, और इस काल की जो भाषा है उसके 2 रूप मिलते हैं। एक रूप है, पहला रूप है वैदिक संस्कृत और दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत। समय सीमा के संदर्भ में मैं फिर से मैं आपको बता दूं कि ईस्वी सन 1 से पहले का जो समय है उसे ईस्वी सन पूर्व के नाम से पुकारा जाता है। ईस्वी सन 1 शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक 2020 साल हुए आज जो है वो, लेकिन ईस्वी सन 1 के पहले का जो समय है उसे ईस्वी सन पूर्व के रूप में माना जाता है, और वहाँ ये गिनती उल्टी होती है, ईस्वी सन पूर्व 1, 2, 3 इस रूप में। तो ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 तक का ये समय, यानी 1000 साल का ये समय है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो पहले देखेंगे हम लोग वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को संस्कृत, वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं, यानी कि इन वैदिक संस्कृत को ये दूसरे जो है संस्कृत, वैदिकी, छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसका प्राचीनतम रूप जो है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद वेद है, और उसी के नाम पर से इसे वेदों की संस्कृत है, वेद की संस्कृत है, और इसीलिए
आर्य भाषा का ये जो प्राचीनतम रूप है, इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्रोफेसर आत्मा मेये नाम के एक विद्वान और अन्य कुछ विद्वानों का विचार है कि ये जो वैदिक संस्कृत का जो पुराना रूप जो है, ये उस समय का है जब आर्य हमारे देश में आए और पंजाब के आसपास ही बसे हुए, यानी कि हमारे देश के दूसरे हिस्सों में या क्षेत्रों में वो फैले नहीं थे, पंजाब में ही जब स्थित थे। तो उस समय की जो संस्कृत थी, ये संस्कृत का जो रूप है, उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, ऐसा विद्वानों का। ये आर्य जब भारत में आए उसके पहले इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की उपासना ये करते थे, ये आर्यों में प्रचलित। लेकिन जब ये हमारे देश में आए तो यहाँ पर यज्ञ और विधि विधान आदि का विकास हुआ। आर्य ऋषि या देवी देवताओं की जो प्रशंसा करते थे, वो प्रशंसा जो करते थे वो सुक्तों में करते थे, और ये जो सुक्त होते थे ये उस ऋषि परिवार में सुरक्षित रहते थे। तो ऐसे जो सुक्त थे, उन सुक्तों का ही संकलन जो है वो ऋग्वेद संहिता में है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि ऋग्वेद जो है उसमें ये देवी देवताओं की प्रशंसाओं के सूक्तों का संकलन है। अगर आप ऋग्वेद देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये उन्होंने यज्ञ शुरू किए थे, और यज्ञों के विकास के साथ साथ वैदिक वांग्मय में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद द्वारा भी। अब उसके बाद की जो वैदिक रचनाएं हैं वह भाषा थोड़ी विकसित लगती है जब ये मध्य देश की ओर आगे बढ़े थे हमारे देश में, और हमारे देश के जो प्राचीन निवासी थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ चुका। वैदिक संस्कृत उस समय की साहित्यिक श्रेष्ठ भाषा है। इसमें अनेक प्रकार के रूप और प्रयोग भी मिलते हैं। वेदों के उपरांत मैंने ऋग्वेद की बात कही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चार जो वेद हैं उनकी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। किंतु इनके उपरांत भी उस समय जो साहित्य की रचना हुई तो उसमें भी इस वैदिक संस्कृत का रूप देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने देखा कि ऋग्वेद में ऋषियों के जो देवताओं के लिए जो सूक्तों की रचना ऋषि मुनियों ने की थी या उस समय के आर्यों ने की थी, उसका संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ के जो कर्मकांड करने होते थे और उसके लिए जो मंत्र बोले जाते थे उस समय पर, उन मंत्रों का संग्रह ये यजुर्वेद में है। और सामवेद में सोम और यागों में गाए जाने वाले सूक्तों का संग्रह है, और जो गेय पदों में यानी जिसे हम गा सकते हैं
उस वैसी शैली में, गीत शैली में ये संग्रहित है। और अथर्ववेद में उस समय जो सामान्य जनता थी, उन जनता में जो मंत्र तंत्र टोने टोटके आदि जो प्रचलित थे जादू आदि के लिए, आज जो होते हैं ना, तो वह संग्रहित है अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई जिसमें जो कर्म कांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना गद्य में की गई है, यानी कि वैदिक संस्कृत के समय के दरमियान गद्य रचना भी शुरू हुई थी, पद्य के साथ साथ गद्य। ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण माना जाता है और जिसका रचना काल ईस्वी सन पूर्व 1000 के आसपास तय है। उपनिषद ग्रंथों के उपनिषद जो हैं वह भी लिखे गए, तो इसके बारे में कहते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उन ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में उपनिषद परिशिष्ट भाग के रूप में ये उपनिषद लिखे गए, जिसमें वैदिक ऋषियों के आध्यात्मिक पारमार्थिक चिंतन के दर्शन, यानी उस समय ये जो वाद विवाद करते थे उसका दर्शन उपनिषदों में मिलता है। ऋषियों के ज्ञान का उदय और विकास अगर देखें तो वह उपनिषद के माध्यम से हुआ था। और इनकी भाषा जो है वो सरल प्रवाहमयी और शैली जो है वो हृदय ग्राह्य है। तो ये जो मैंने बात कही वह वैदिक संस्कृत की है। इसके बाद जो विकसित हुई वो लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो है उसे भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लौकिक जिसे आज हम संस्कृत कहते हैं वो वास्तव में लौकिक संस्कृत है। देव भाषा भी इसे कहते हैं, क्लासिकल संस्कृत के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। और साहित्य में इसका आरंभ ईस्वी सन पूर्व 8वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी ईस्वी सन 1 से पहले 800 साल। लौकिक संस्कृत उस समय की जनता की बोलचाल की भाषा है और इसका जो प्राचीन रूप जो है वह आरण्यक ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं उसमें देखने को मिलता है। ये भाषा जो विकसित हो रही थी तो उस समय 5वीं सदी ईस्वी सन पूर्व के आसपास कहते हैं कि पाणिनि नामक एक विद्वान ने इस भाषा को परिष्कृत करने के लिए इसे व्याकरणबद्ध किया था, लौकिक संस्कृत। व्याकरण के नियमों से बांध दिए जाने पर ये जो लौकिक संस्कृत या संस्कृत जो है वो सामान्य लोगों की भाषा नहीं रही। उस समय ये भाषा जो विकसित हो रही थी वह उस समय के पंडितों को बिगड़ती लग रही थी और इसीलिए पाणिनि नामक विद्वान ने व्याकरण के नियमों द्वारा व्याकरण के नियम लाद कर इसे संस्कृत यानी कि शुद्ध किया था।
अगर साहित्य में देखें तो साहित्य में संस्कृत का प्रयोग हमारे देश के जो बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण से लेकर शाहजहां के समय तक हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो इस संस्कृत का विकास आज भी जारी है। आज भी बहुत सारे संस्कृत के विद्वान संस्कृत में काव्य रचना, उपन्यास, कहानी आदि लिख रहे हैं। तो वह लौकिक संस्कृत है, और इसलिए अगर कहना हो तो साहित्य की दृष्टि से लौकिक संस्कृत का विकास महाभारत रामायण काल से लेकर आज तक हो रहा है। और संस्कृत का जो साहित्य है विश्व के संपन्नतम साहित्यों में ये एक है। जिस प्रकार जर्मन साहित्य है या फ्रांस का है साहित्य है तो पुराना, उसी प्रकार हमारा जो संस्कृत साहित्य है वह भी विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृत उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी भारत के 3 भागों के लोगों में शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त होती उस जमाने में। ये शिष्ट भाषा भी थी, साहित्यिक भाषा भी थी और राष्ट्रभाषा भी थी। जिस प्रकार फारसी भी आधुनिक युग में राष्ट्रभाषा थी। तो ये जो बात मैंने जो भी की वह प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उसके बारे में बात